हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 3 एंड दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम मेरे दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि आपको पता होना चाहिए जीएस पेपर 3 में डीएम इज वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, वेरी स्मॉल कंपोनेंट, बहुत स्मॉल बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बोल क्या रहे द हिंदू में, कितना जबरदस्त आर्टिकल है कि जितने आप स्लम एरिया देखोगे ना, स्लम क्लस्टर्स जहां पे मतलब बहुत ज्यादा स्लम्स लोग रह रहे हैं, वो जिस जगह पे रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है। और इंडिया जो है खास करके पूरे दुनिया में, यस, स्लम्स आर आल्सो लिविंग इन फ्लड प्रोन एरियाज इन लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में, राइट, सेंट्रल अमेरिका में भी रह रहे, वो नॉर्थ अमेरिका में भी रह रहे, वो सब सहारन रीजन पे भी मिलते हैं। लेकिन जो इंडिया में स्लम्स रह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? वो है किससे? फ्लड प्रोन से। अब आपको पता हो डिजास्टर्स बहुत तरीके के, अभी मॉनसून चल ही रहा है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कहीं कहीं कितनी कितनी जगह इंडिया में अभी जो है फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। आप एग्जांपल ले लो, अभी हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, उसके अलावा आप एग्जांपल ले लो, अभी लास्ट ईयर ही अक्टूबर के टाइम पे बिहार में, नॉर्थ बिहार में कितना डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए, राइट। और फ्लड्स याद रखिए सबसे कॉमन और फ्रीक्वेंटली हिट करने वाले डिजास्टर्स होते हैं। एक रिपोर्ट है मूडी की 2024 की, वो ये बोलते हैं कि एनुअली जो है कम से कम कितनी पॉपुलेशन जो है वो फ्लड रिलेटेड रिस्क में रहती है, दैट इज 2.3 बिलियन। कैन यू इमेजिन? और ये वर्ल्ड का था, इंडिया में कितने हैं? 600 मिलियन पीपल एवरी ईयर, एंड वेयर दे आर लिविंग इन कोस्टल एरियाज ऑल्सो, एंड कोस्टल एरियाज में भी, और साथ में मेरे दोस्तों आपका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया कहां पे? अगर आप ज्यादातर देखें ये फ्लड्स कहां पे आते हैं? गंगा बेल्ट पे आते हैं, यूपी वाली साइड पे, आपका बिहार वाली साइड पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब दिक्कत यह है कि हमारे पास जो है मैक्सिमम देखने को मिला है कि फ्लड प्लेन एरिया में जो रहते हैं वो इनफॉर्मल सेटलमेंट है, मतलब वी डोंट हैव रिकॉर्ड्स ऑफ इट। मैक्सिमम एनक्रोच्ड लैंड है। और फ्लड प्लेन एरिया में रहना मतलब, देखो आपको तो सबसे पहले फ्लड प्लेन पता होना चाहिए, राइट, कि फ्लड प्लेन क्या होता है। तो सपोज करो ये नदी चल रही है प्लेन एरिया में। क्या चल रही है? ये नदी चल रही है भैया प्लेन एरिया में, डन। अब ये नदी के क्या है? आपके किनारे हैं। ये क्या है? किनारे। इन किनारों को हम क्या बोलते हैं? जिसको मैं व्हाइट के साथ बना रहा हूं, जिसके अंदर ये नॉर्मली चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? आपका लेविस बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? लेविस बोलते हैं। पक्का कर देंगे इनको, सीमेंटेड कर देंगे तो एम्बैंकमेंट्स बोलेंगे। तो नदी के मेरे दोस्तों आपके किनारे के साथ वाली जमीन, क्या? नदी के किनारे के साथ वाली जमीन, ये लैंड जहां पे नॉर्मली नदी का पानी नहीं आता। नदी का पानी कब आएगा? जब यहां पे मेरे दोस्तों आपका फ्लड्स क्या हो गए? जब रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई है, पीछे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, या कोई लेक फट गई कुछ भी कारण से। अब जब नदी में पानी का भाव बढ़ेगा तो नदी अपने किनारों को तोड़ के अपने साथ वाले एडजेसेंट एरिया में फ्लो करेगी। जिन एरियाज में फ्लो करती है उनको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन एरिया। क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन एरिया। अब सवाल यह है कि यहां पे मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स हैं ना, उनका हमारे पास डेटा ही नहीं है कि कितनी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है वो हुई है फ्लड प्लेन एरियाज में। और फ्लड प्लेन एरियाज में आप देखेंगे ज्यादातर जो लोग रहते हैं दे आर व्हाट? पुअर पीपल, डेली वेजर्स, राइट। और खास करके ग्लोबल साउथ, आपको पता ना ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ वो देश हैं जो अभी क्या है? अंडर डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, या डेवलपिंग फेज पे है। जो मैक्सिमम आपका पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, आपका एशियन कंट्रीज हो गई, आपका ये मिडिल ईस्ट हो गया, ये सारे क्या है? आपके ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। बहुत कम है इनमें से जो क्या कहते हैं डेवलप्ड है, राइट। और वहीं पे अगर आप ग्लोबल नॉर्थ, मतलब कि ग्लोब का ये वाला हिस्सा देखोगे, कौन सा? ये वाला हिस्सा, तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिखेंगे मेरे दोस्तों? आपके वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, राइट। वो वेल डेवलप्ड है, उनके पास बेसिक प्रॉब्लम्स है ही नहीं है। तो देखा गया है कि ग्लोबल साउथ के लोग ड्यू टू मेनी रीजंस दे डोंट हैव प्रॉपर डेटा। अब सुनिए, हमने क्या किया? सैटेलाइट डेटा इकट्ठा किया, कम से कम 343 जो मेजर फ्लड्स आए थे उनसे हमें इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया। तो हमें पता चला कि भाई आपके कम से कम इंडिया में ही अगर आप देखेंगे 158 मिलियन स्लम ड्वेलर्स हैं। और वो स्लम ड्वेलर्स कहां रह रहे हैं? फ्लड प्रोन एरिया में। और जितनी स्लम ड्वेलर्स की पॉपुलेशन है ना, स्लम्स की पॉपुलेशन इंडिया में, उसकी पॉपुलेशन रशिया से ज्यादा। रशिया एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। जितना रशिया में पॉपुलेशन उतनी हमारी इंडिया में सिर्फ स्लम पॉपुलेशन है। और ये
फ्लड प्रोन एरिया में रह रही है। और ज्यादातर ये कौन सी जगह में कंसंट्रेटेड है? दे आर कंसंट्रेटेड इन गंगा बेल्ट, राइट। गंगा बेल्ट आपका कौन सा होगा? ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल आप ले लो, और नॉर्थ इंडिया। गंगा बेल्ट, गंगा डेल्टा, सॉरी गंगा डेल्टा मतलब वही नॉर्थ इंडिया जो मैंने आपको बताया, ठीक। अदर हॉटस्पॉट्स क्या है? साउथ एशिया में अगर आप देखोगे, आपके बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, राइट। अफ्रीका में नॉर्दर्न मोरक्को है, फिर अफ्रीका में रवांडा कंट्री है, साउथ अमेरिका में कोस्टल ब्राजील रीजन, जो खास करके रियो डी जेनेरो जो पहले कैपिटल होती थी। अब व्हाई डू दीज पीपल प्रेफर टू लिव इन फ्लड प्रोन एरिया? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है ये जमीन रिस्की है, क्या वो जमीन महंगी होगी? बहुत सस्ती होगी। अब गरीब बंदा जो है मेरे दोस्तों आपका काम करे, और आपको पता है स्लम एरिया ज्यादातर कहां है? अर्बन एरियाज में। अब बंदा अर्बन एरिया में क्यों आता है? गांव का काम लेने के लिए। अब वो यहां पे पहुंचा तो यहां पे आके बड़ी वेल आपकी डिजाइन कॉलोनी में थोड़ी रह पाएगा। वो प्रेफर करेगा मैं उस जगह पे रहूं जहां पे क्या है? जमीन सस्ती है, जहां पे किराया कम है, जो अफोर्डेबल हो। और वो अफोर्डेबल जगह कौन सी है मेरे दोस्तों? जो सबसे ज्यादा रिस्क वाली जगह है। जैसे अगर आप देखेंगे यमुना नदी के किनारे बहुत सारे जो है आपके घर बसे हुए हैं, वो हमेशा रिस्क में रहते, उनको पता है चीप लैंड है, राइट। वो अमीर लोग तो प्रेफर ही नहीं करेंगे, चीप लैंड है, अमीर लोग प्रेफर नहीं करेंगे। दूसरी बात, काम के बिल्कुल जहां वो काम जाते हैं उसके बिल्कुल पास है, किराया नहीं पड़ता, किराया इतना नहीं लगता, राइट। और अफोर्डेबिलिटी इसकी वजह से, लेकिन वहां पे बेसिक सर्विसेज आपको नहीं मिलती। कितनी दिक्कत होती है, आप देखते नहीं? आप दिल्ली के पास अगर एरियाज में जाओगे या अर्बन सिटीज के पेरिफेरी में जाओगे, आपको कितनी दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में भी मेरे दोस्तों आपके क्या हैं? स्लम ड्वेलर्स हैं, राइट। लेकिन ये जो नॉन स्लम ड्वेलर्स है, ये इनसे थोड़े से अलग है। अलग कैसे है मेरे दोस्तों? आपको समझना है कि यहां के जो हमारे स्लम्स जो हैं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, वो यहां के स्लम्स नहीं करते। मतलब डेवलप्ड नेशंस में आपको एक्चुअल में स्लम्स ही मिलेंगे, लेकिन वहां पे गरीब लोग तो हैं ही है, कुछ ना कुछ क्लास तो है जो गरीब है। तो वो क्यों प्रेफर करते हैं आपके उन एरियाज में रहने? एक तो उनको बहुत बढ़िया सीनिक व्यू मिल रहा है, बीच फ्रंट जी क्या कहते हैं, समुद्र का नजारा लेना है। और यस, वो जिन एरियाज में रह रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरे दोस्तों? आपका फ्लड इंश्योरेंस को सब्सिडाइज कर रही है, यानी कि आप फ्लड इंश्योरेंस करवाओ थोड़ा सा, सरकार आपके आधे पैसे दे देगी, राइट। और यस, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत एडवांस बनाया हुआ है, किसने? आपके डेवलप्ड नेशन से। तो वहां पे लोग प्रेफर करते रहना। अब देखो 33% ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ग्लोबली लाई इन फ्लड एक्सपोज एरिया। इंडिया में 40% स्लम ड्वेलर्स कहां रह रहे हैं? आपके अर्बन और सब अर्बन एरिया में। आप देखना, जब भी दिल्ली में या कोई हमारी बड़ी अर्बन सिटी में, खास करके बेंगलुरु में जो पिछली बार फ्लड देखने को मिला हमें, राइट, और इस बार भी जो हमने फ्लड देखने को मिला, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान किसको? अमीर लोगों को तो नुकसान ही नहीं हुआ। अब स्लम ड्वेलर्स जो हैं वो 32% दे प्रेफर कि हम कहां रहे भाई? फ्लड एरिया पे रादर देन अर्बन एरिया। अब देखो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो है ये 80% अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, लेकिन इन अर्बनाइज्ड एरियाज में 60% इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है। सब सहारन अफ्रीकन नेशन में अगर आप देखोगे रूरल एरियाज में 63% इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। आई होप मैं बार बार इनफॉर्मल बोल रहा हूं, आपको समझ आ रहा है। और बेंगलुरु जैसी सिटी में आप देखेंगे फ्लड प्रोन एरिया ज्यादातर गरीब लोगों ने ही ऑक्युपाई किया हुआ है, नॉट हाई एंड रियल एस्टेट। क्यों इन्वेस्ट करेगा? पागल थोड़ी है। इससे क्या है, जब भी फ्लड आता है तो ये इनको जॉब एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, इनकी डिजीज रिस्क, बीमारियां, गंदा पानी और डिस्प्लेसमेंट है, सबसे यही डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। रिस्क लेवल्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उसके अलावा क्या? पुअर एजुकेशन, इनको एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिलती। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको निगलेक्ट करते कि उनको पता है कोई सही नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता है, क्या ही बोलेंगे, राइट। और लैक ऑफ फ्लड इंश्योरेंस जो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब वेल्दियर गेटेड कम्युनिटीज का मतलब क्या है? देखो वेल्दियर गेटेड कम्युनिटीज का मतलब क्या है? अब एक रियल एस्टेट का बंदा आया, ठीक है, तगड़ा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, वेरी पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर, सपोज करो उसने क्या किया, एक ऐसे एरिया में कॉलोनीज खड़ी कर दी, अरबों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के। अब कॉलोनीज खड़ी करी, करोड़ रुपए लगा के, वो सारी एम्यूनिटीज वहां पे प्रोवाइड करेगा, सब कुछ लेके आएगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ। अब वहां पे रहेंगे भी अमीर लोग, जब अमीर लोग रहेंगे दे हैव मनी। अब व्हेन दे हैव मनी तो वहां पे उस एरिया की अल्टीमेटली डिमांड बढ़ जाएगी, वो अल्टीमेटली महंगा हो जाएगा। अब वहां पे अगर कोई गरीब रह रहा है ना, अगर उसके पास स्लम है, अब वो अपनी लाइफ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका लिविंग वेज अब इतना कम हो चुका है। किसकी वजह से? ये जो वेल्दियर लोग आगे वहां पे, उन्होंने क्या कर दिया, एरिया का डिमांड बढ़ा दिया। होता है ना
कहीं पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बना दो, आप सारी फैसिलिटी कहीं पे प्रोवाइड कर दो, तो आप अल्टीमेटली उस जगह की कीमत जो है बढ़ जाएगी। इससे भी क्या देखने को मिला कि स्लम्स जो है और रिस्कियर एरिया में चले जाते हैं। तो करना क्या है, सॉल्यूशन तो चाहिए। अब इंडिया में इतनी पॉपुलेशन मोर देन रशिया इज वल्नरेबल टू फ्लड्स, देन वी हैव टू डू समथिंग। तो हमें रादर देन सिर्फ फ्लड प्रोन एरिया को लोकेट करके वहां पे कोई हम स्ट्रक्चरल मेजर्स लें, स्ट्रक्चरल मेजर्स के अलावा हमें ह्यूमन सेंट्रिक मेजर्स भी लेने चाहिए। हमें उन एरिया में रह रहे लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन को फ्लड के टाइम पे बचाया जा सकता है, ना कि सिर्फ फ्लड प्रोन लोकेशन की तरफ ही हम अपनी पॉलिसी को रखें। ड्रेनेज सिस्टम को वहां पे इंप्रूव करना चाहिए, सफाई का, सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, और वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे हम, राइट। आपका जो बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ये पॉलिसीज आपको इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में अप्लाई करनी चाहिए, राइट। और स्लम कम्युनिटीज, मैंने आपको बोला विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यू कांट डू एनीथिंग। आपको कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, ये है, आप कम्युनिटी के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप स्लम कम्युनिटीज को मेरे दोस्तों ट्रेन करिए ताकि उन्हें समझ आए कि गवर्नमेंट किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। और फ्लड रिलेटेड जो है, फ्लड आप देखो, आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे या कोई अवेयरनेस कैंप लगा रहे हो तो जॉब जनरेट नहीं होगी क्या? वेस्ट मैनेजमेंट करो तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको लेबर चाहिए भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यहां पे टॉप डाउन डिजास्टर अप्रोच जो है वो रखनी पड़ेगी, तभी आप यहां पे चीजें सॉल्व कर पाओगे। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, सैटेलाइट का इस्तेमाल कीजिए, ड्रोन्स का इस्तेमाल कीजिए, राइट। वल्नरेबल फ्लड वल्नरेबल रिस्क मैप्स बनाइए कि कौन से एरिया में ज्यादा रिस्क है। ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल जो है बहुत शानदार तरीके से समझ आया मेरे दोस्तों। अब आज है 30 जुलाई, टुमारो इज लास्ट डे ऑफ दिस मंथ एंड टुमारो वी आर गोइंग टू एंड अ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी अट्रैक्टिव कोर्स। और मेरे दोस्तों उस कोर्स का नाम क्या है? उस कोर्स में हम जो डबल धमाका सेल, यानी कि एक अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको 2 कोर्सेज के साथ फ्री मिलेंगे। यानी कि अगर आप इंग्लिश बैच परचेज करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेस का एक्सेस अपने आप मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है? आर यू गेटिंग इट कि इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है? कि पहले क्या होता था, आपको हिंदी बैच लेना तो आप सिर्फ हिंदी ही देख सकते थे, इंग्लिश बैच लेना तो आप सिर्फ इंग्लिश ही देख सकते थे। लेकिन अब आप मेरे दोस्तों इंग्लिश बैच लेंगे तो आप दोनों कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। एंड बैच इज जो सबसे डायमंड बैच है, उसमें आपको EMI भी अवेलेबल है। लाइव क्लासेस होंगे आपके 1000+ आवर्स के, आप लाइव क्लासेस लगाएंगे। इसमें PRP प्रोग्राम है, यानी कि हमारे कोर्स में एनरोल होने के बाद आपने अगर वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया तो आपको स्टडी IQ प्रीलिम से अपीयर होने से पहले ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाएगा पढ़ाने के लिए। आपका इवन PG का रहने का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो है, जो आप पे करोगे इस कोर्स में, वो रिफंड हो जाएगी मेरे दोस्तों, वो रिफंड कर देंगे। आप फिर MRP के लिए भी एलिजिबल होगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन इट सून, टुमारो इज द लास्ट डेट। एंड कोई भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो RDX लाइव कूपन कोड को नहीं भूलना। RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करिए एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई एम टेलिंग यू, टुमारो इज द लास्ट डेट। 18+ बुक्स आपको इसमें मिलेंगी, राइट। उसके अलावा मेरे दोस्तों आपको 1-to-1 मेंटोरशिप आपको इसमें मिलेगी। तो किस बात की देरी है? मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।